की गुट निरपेक्षता की क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या सफलताएं रही, इसको देखते हैं। तो इसको दोनों गुटों द्वारा मान्यता प्राप्त, जब शुरुआत में गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया गया तो उस समय दोनों गुट जो थे, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट, रूस और अमेरिका, ये लोग बोलते थे ये कोई नीति नहीं है, अलग रहने की कोई नीति है ही नहीं, ऐसा कुछ बना ही नहीं है, अगर आपको नीति में चलना है तो किसी न किसी एक गुट में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जोसेफ स्टालिन की मृत्यु के बाद साम्यवाद 1953-54 में वहाँ पर जोसेफ स्टालिन की मृत्यु हो गई, धीरे धीरे वहाँ का रुख, जो रूस का रुख था, बदलता गया और बाद में दोनों गुटों द्वारा इसकी मान्यता दे दिया गया कि हाँ, गुट निरपेक्ष भी एक मान्यता है। दूसरा क्या है, शीत युद्ध को शिथिलता में लाना। जो शीत युद्ध था, जिसमें लगता था कि अभी युद्ध हो जाएगा, 1950 से जो चलते आ रहा था, युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती थी, तो उसकी शिथिलता में लाना, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि दोनों राष्ट्रों के जो दोनों थे उसमें सेतु का कार्य करते थे गुट निरपेक्ष जो देश थे, इस कारण से वो ना बीच में रहते थे, और जिसके कारण से दोनों ओर से सहायताएं प्राप्त करना, दोनों ओर को सहायता देना, नैतिकता की नीति पर चलना, इस कारण से शीत युद्ध को शिथिलता में लाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गुट निरपेक्ष देशों ने। शस्त्र युद्ध में परिणित न होना है, किसको, शीत युद्ध को, कि शीत युद्ध में ही रहा, शिथिल हो गया, बंद पड़ गया 1989 में जब टूटा। यूएसएसआर जब 1989 में टूटता है तो शीत युद्ध बंद हो जाता है, लेकिन वो उसमें युद्ध नहीं हुए, वो भयानक जो तीसरा विश्व युद्ध की कल्पना की जा रही थी वो नहीं हुए, तो शस्त्र युद्ध में परिणित नहीं हुआ, किसके कारण, गुट निरपेक्ष देशों के कारण ये सफलताएं की जाती है। चौथा है निःशस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति, क्योंकि ये नीति पर चलते थे, यह नहीं चाहते थे कि कोई देश दूसरे देश का उपनिवेशवाद हो, कोई ये नहीं चाहते थे कि कोई साम्राज्य का विस्तार करे, तो इस कारण से यह निःशस्त्रीकरण का भी शस्त्रीकरण का भी विरोध करते थे और निःशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देते थे कि कम से कम हथियार हो, सहयोग की भावना पर आधारित हो, विकास हो, प्रगतिशीलता हो समाज में। निःशस्त्रीकरण के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया है, दूसरे देशों को बोला, संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला। पांचवा है अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के स्वरूप का विकास, कि गुट निरपेक्ष की उपलब्धियां क्या थी कि जब ये राष्ट्र स्वतंत्र हुए, गुट निरपेक्ष देश में बने, गुट निरपेक्ष नीति के अंतर्गत आ गए जो राष्ट्र, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय प्रकृति, जैसे इजराइल का अपना राष्ट्रीय प्रकृति है, भारत का अपना है, पाकिस्तान का अपना है, श्रीलंका का अपना है, म्यांमार का अलग है, तो इन सब का अपनी अपनी राष्ट्रीय प्रकृति है कि वहाँ के राष्ट्र की प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है, सब ने अपने स्वरूप को निखारा। सातवां है संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्ति प्राप्त करना, कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था कि उस समय एक संस्था थी शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन वो दो गुटों के बीच फंस कर रह जाती थी। इधर वाला गुट अगर संयुक्त राष्ट्र संघ पर हावी होता था तो इसकी बात मानने को तैयार होता था, तब तक उधर वाला गुट इस पर हावी होता था। किंतु जब गुट निरपेक्ष देशों का एक बड़ा समूह आया, लगभग 40-45 देश जब हो गए, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का साथ देना शुरू किया शांति की स्थापना में, क्योंकि गुट निरपेक्षता का उद्देश्य में एक था कि शांति की स्थापना के कारण गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया गया था। अब इसकी असफलता या आलोचना, असफलताएं भी बोल सकते हैं, इसको आलोचना किस किन आधारों पर की जाती है कि विद्वान कहते हैं, जो पश्चिमी विद्वान है, शुरू में कहा गया था जब ये गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करना शुरू हुआ था, उस समय कहा गया था कि अवसरवादी नीति, मतलब कि जब जब अवसर पड़ता है ये लोग अपना काम निकाल लेते हैं। बोलते हैं ना, कई लोग स्वार्थी होते हैं, जब काम पड़ता है तो आते हैं और चले जाते हैं, सेम वैसे उन्होंने इन राष्ट्रों को, गुट निरपेक्ष जो राष्ट्र थे उनको कहा कि ये काम चलाने की नीति का कार्य करते हैं, काम चलाऊ नीति, मतलब जिससे काम रहता है उससे अपना काम निकाल लेते हैं और उसके बाद से फिर दूसरे से काम रहता है तो दूसरे के यहाँ जाते हैं, तो इस कारण से उन्होंने इसको अवसरवादी नीति कहा। बाह्य सहायता पर निर्भरता, इन्होंने कहा कि ये गुट निरपेक्ष राष्ट्र सदैव शिक्षा के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए हो या सैनिक सुरक्षा के लिए हो, प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा के लिए हो, सीमा सुरक्षा के लिए हो, इन सब चीज़ों के लिए किस पर निर्भर है, बाह्य सहायता पर। ये हमेशा दूसरों से सहायता मांगने पर निर्भर है और इस कारण यह स्वयं जब कार्य करने पर तुलते हैं, कार्य करने पर आते हैं यह राष्ट्र, तो क्या करते हैं कि इनको वह कुछ भी सूझता नहीं है, क्योंकि यह सदैव सहायता पर निर्भर रहे हैं, यह कहा जाता है। तीसरा है संकुचित नीति, इन्होंने कहा कि यह संकुचित नीति का पालन करते हैं, मतलब संकीर्ण को बोल सकते हो छोटी विचारधारा। इसके अंतर्गत ये आता है कि ये सिर्फ अपनी लाभ देखते हैं, ना कि दूसरे को। यह किसी भी राष्ट्र से अपने लाभ के लिए चले जाते हैं उनके पास और फिर वापस आ जाते हैं। कि अगर मान लीजिए कि मैं हूँ गुट निरपेक्ष राष्ट्र, मुझे किसी से काम है तो मैं
ये क गुट निरपेक्ष राष्ट्र, ये ख के पास जा रहा है और ग के पास, ये दोनों बड़ी शक्तियाँ हैं। तो ये इसके पास उतना ही जाएगा जब तक ग नाराज ना हो, और ग के पास भी उतना जाएगा जब तक ख नाराज ना हो। तो दोनों को नाराज ना करने की नीति, दोनों से थोड़ा थोड़ा व्यवहार करने की नीति को संकुचित नीति ये लोग कहते हैं। कौन? पश्चिमी विचारक। और राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति, इसको ये भी कहा जाता है कि जब राष्ट्र आज़ाद हुआ तो राष्ट्र के हित मतलब राष्ट्र का विकास करने के बजाय इन्होंने नेतागिरी का नीति का पालन किया कि विश्व राष्ट्र में सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकनी चाहिए कि हाँ ये देश हम बहुत महान है, इसकी नीतियाँ बहुत महान है, लेकिन अपने देश के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पांचवा, गुट निरपेक्ष देशों में बुनियादी एकता का अभाव, कि जब ये जो गुट निरपेक्ष देश है इनमें खुद में जो एकता है वो है ही नहीं, तो ये क्या दूसरों को देंगे, सहायता प्रदान करेंगे। जैसे साम्यवादी गुटों में एकता है, नाटो में एकता है, जो अमेरिकी गुटों में एकता था कि हमारे विरुद्ध कोई खड़ा होगा तो हम सभी साथ में खड़े होंगे। लेकिन गुट निरपेक्ष देशों में बुनियादी एकता का अभाव को लेकर यह चिन्ह उठता है कि जो अरब कंट्री है वो तेल की रियायतों में अपने साथी देशों को भी कोई रियायतें नहीं देती। तेल निकलता है उसी भाव पर देती है, ये नहीं कि उसका भी विकासशील है तो उसको थोड़ा सा कम भाव में दे दिया जाए, ये चीज़ें नहीं करती है। ये कौन कहता है? पश्चिमी विचारक कहते हैं, और आलोचना करते हैं किसकी? गुट निरपेक्षता की। छठवा है, सिद्धांत उपयुक्त है किंतु व्यवहारिक नहीं। उपयुक्त मतलब जो सिद्धांत है कि नैतिकता पर चलना चाहिए, किसी राष्ट्र को साम्राज्यवाद का पोषक नहीं बनाना चाहिए, उसको उपनिवेशवाद नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ सिद्धांत बहुत अच्छा है, आदर्शवाद है कि एकदम आदर्श सिद्धांत है कि हाँ सत्य बोलो, अहिंसा करो, ये वो। लेकिन जब व्यवहार में आता है तो वही इंसान असत्य बोलने लगता है। वही कहता है कि सिद्धांत तो उपयुक्त है किंतु व्यवहारिक नहीं है, इसको अंतर्राष्ट्रीय समाज में व्यवहारिक रूप नीति प्रधारित नहीं किया गया है, प्रदान नहीं किया गया है। तो गुट निरपेक्षता की हमने सफलताएं देखी कि दोनों गुटों द्वारा मान्यता मिली, शीत युद्ध को शिथिलता प्राप्त हुआ, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत नहीं होने दिया, ये सब चीज़ें देखें। और असफलताएं में हमने देखा कि अवसरवादी नीति कहा गया इसको कहा गया कि बाह्य सहायता पर आधारित है, हर चीज़ के लिए सहायता पर आधारित है, संकुचित नीति बताया गया। तो इन सबको आप नोट कर लीजिए और थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा सब। धन्यवाद।